बच्चों जय श्री कृष्णा। आज अपन कृषि जीव विज्ञान की पढ़ाई चालू करते हैं। कृषि जीव विज्ञान 12th में लगभग 15 लेसन है। इसमें से आज अपन प्रथम लेसन पहला पाठ चालू करते हैं और पहला पाठ है अपना पादप प्रजनन। पादप प्रजनन, प्लांट ब्रीडिंग, ये हमारा कृषि जीव विज्ञान का पहला पाठ है, पादप प्रजनन। सबसे पहले तो ये बात देखना जरूरी है कि हमें पादपों में प्रजनन क्यों करवाना पड़ा या क्यों करवाने की सोची। आपको पता है कि बढ़ती हुई जनसंख्या की सबसे बड़ी आवश्यकता क्या है? खाद्यान्न। अब खाद्यान्न को बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? हमारी जो परंपरागत विधियां थी, जैसे कि कृषि क्रियाएं करना, खाद बीज डालना, उचित कृषि क्रियाकलाप करना, उनसे हम एक निश्चित मात्रा में ही खाद्यान्न की वृद्धि कर पाए। लेकिन जनसंख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है और बढ़ती जनसंख्या को पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न प्राप्त होता रहे, इसके लिए हम क्षेत्रफल तो बढ़ा नहीं सकते। क्षेत्रफल तो फिक्स है जिसमें कृषि की जाती है। तो हम क्यों नहीं ऐसा फसलें पैदा करें जो अधिक उत्पादक हों, अधिक गुणवत्ता वाली हों। अधिक उत्पादन और अधिक गुणवत्ता प्राप्त करने के लिए हम अच्छी फसलें बोएं तो अधिक उत्पादन प्राप्त होगा। तो मैं सबसे पहले इस पादप प्रजनन को स्टार्ट करूं तो इसके अंदर हमें 3 चीजें पढ़नी पूरे लेसन में। एक तो पढ़नी है इसकी परिभाषा कि हम पादप प्रजनन किसे कहें। नंबर 2 पे बात करनी है अपन को इसी के अंतर्गत, वो करनी है कि उद्देश्य क्या है, किस उद्देश्य से हम पादप प्रजनन करें। तो दूसरी चीज रहेगी हमारे पास उद्देश्य। नंबर 3 चीज है कि किस प्रकार से कौन सी क्रियाएं करें कि जिससे हम पादप प्रजनन करके अच्छी किस्में प्राप्त कर लें। तो वो रहेगी हमारी विधियां या फिर किस्में। ये 3 चीजें हमारे को पढ़नी है इसके अंतर्गत। तो सबसे पहले मैं आपको परिभाषा की बात करूं तो पादप प्रजनन किसे कहेंगे। देखिए स्टार्ट करता हूं मैं परिभाषा को, आप चाहें तो आप रिटर्न कर सकते हैं। देखिए पादप प्रजनन एक कला वो विज्ञान है। पहली बात, पादप प्रजनन एक कला वो विज्ञान है जिसमें फसली पादपों के जीन प्रारूप में यानी जीनोटाइप में, जीन प्रारूप में वांछित परिवर्तन करके अधिक उत्पादक व मानव उपयोगी बनाना पादप प्रजनन कहलाता है। ठीक है, दोबारा से रिपीट करते हैं। पादप प्रजनन किसे कहेंगे? पादप प्रजनन एक कला वो विज्ञान है। ये एक कला है, एक विज्ञान है जिसमें फसली पादपों के जीन प्रारूप में यानी कि जीनोटाइप में यानी उनकी आनुवंशिकता में वांछित परिवर्तन करके, जो हमें चाहिए ऐसे परिवर्तन करके अधिक उत्पादक व मानव उपयोगी बनाना ही पादप प्रजनन कहलाता है। तो ये तो हुई हमारी परिभाषा, पादप प्रजनन क्या होगा। इसके बाद बात करता हूं मैं क्या उद्देश्य है हमारे, किन उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए हम पादप प्रजनन कर रहे हैं। तो हम पादप प्रजनन के उद्देश्य करते हैं परिभाषा के बाद में। पादप प्रजनन उद्देश्य या पादप प्रजनन के उद्देश्य
ठीक है, ये हमारा अगला टॉपिक रहेगा इसका। अब मैं ये पादप प्रजनन के उद्देश्य बताने से पहले थोड़ा सा इसके हिस्ट्री, इतिहास में जानना चाहूंगा। देखो, पुरातन काल से ही अधिक से अधिक उत्पादन करने के प्रयास किए जा रहे हैं। तो सबसे पहले बात करूं मैं कि नीलसन, एक नाम है नीलसन, 1900 की घटना। नीलसन ने, जो कि एक वैज्ञानिक है, पादप वैज्ञानिक है, नीलसन ने एकल पादप वरण, क्या, एकल पादप वरण विधि या सिद्धांत प्रस्तुत किया था। उसके बाद 1903 में, मैं कोनों में इसलिए लिख रहा हूं आपको याद रहे चीजें, 1903 में जोहानसन, आपको पता हो ना कि ये जॉनसन वही है जिन्होंने जीन पर रूप भी दिया था, जीनोटाइप फिनोटाइप शब्द भी इसी का दिया हुआ था। तो 1903 में जॉनसन ने शुद्ध वंश क्रम, क्या, शुद्ध वंश क्रम का सिद्धांत दिया। शुद्ध वंश क्रम का सिद्धांत जॉनसन ने दिया 1903 में। इसके बाद अगली बात करते हैं, तो आता है 1856 में मेंडल, इसको आप जानते हैं, किसका पिता है, आनुवंशिकता का पिता है, जॉन ग्रेगर मेंडल। ऐसा कहते हैं कि बोटनी इसके बिना अधूरी है, मेंडल के बिना। इस मेंडल ने वंशागति के नियम दिए थे। काय के नियम दिए थे मेंडल ने, वंशागति, मेंडल ने वंशागति के नियम दिए, ठीक है। अब इस मेंडल के बाद फिर जो नव मेंडलवाद प्रस्तुत हुआ 1900 के आसपास या 1900 के बाद में जब आया, तो उसमें जीन संलग्नता है, और भी सहप्रभाविता है, एकल सहप्रभाविता है, पूर्ण सहप्रभाविता है, ऐसे कुछ सिद्धांत आए। वो एक अलग टॉपिक में जो बायो के अंदर पढ़ाया जाता है। अपन वापस अपने मेन टॉपिक पे आते हैं। बेसिक परिभाषा हमारी कंप्लीट हुई कि पादप प्रजनन क्या है। उसके बाद हमने कुछ हिस्ट्री के बारे में बात की, जिसमें अपन ने नीलसन को देखा, एकल पादप वर्ण दिया, जॉनसन को देखा, शुद्ध वंश क्रम जो सिद्धांत दिया, और मेंडल को देखा जिसने वंशागति के नियम बताए। अब इसके बाद बात करें अपन के पादप प्रजनन के उद्देश्य क्या है, हम पादप प्रजनन क्यों करें। तो मैं इन उद्देश्यों को डिफाइन करता हूं आपके सामने एक एक को, किस प्रकार से। सबसे पहली बात थी कि अधिक उपज प्राप्त करने के लिए हमारा पहला उद्देश्य क्या है, अधिक उपज प्राप्त करना। देखो, हर किसान, हर फसल उत्पादक, और हम भी जानते हैं कि किसी भी देश की जो आर्थिक व्यवस्था किस पर निर्भर करती है, वहां पर उत्पन्न खाद्यान्न के ऊपर, क्योंकि पहली आवश्यकता खाद्यान्न है। तो अधिक से अधिक उत्पादन हो हमारे पास, अधिक से अधिक उपज प्राप्त हो हमें। और ऐसा कहते हैं कि पादप प्रजनन से तैयार की गई किस्में लगभग 25 से 30% तक उपज में बढ़ोतरी कर सकती है। अगर हम एक सामान्य किस्म को जिस प्रकार से तैयार करते हैं, उपज लेते हैं, अगर हमने पादप प्रजनन से तैयार की हुई किस्म का उपयोग किया होता या करें, तो 25 से 30% ज्यादा तक हम उपज उससे प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो उद्देश्य पादप प्रजनन का, वो है गुणवत्ता को बढ़ाना। किसमें, हमारे उत्पाद में, उत्पाद में गुणवत्ता बढ़ाना। देखिए, आजकल हम जानते हैं कि जिस चीज में अच्छे गुण होंगे, उत्तम गुण होंगे, उसका मार्केट ज्यादा रहेगा, उसका व्यापार ज्यादा होगा, वो स्वास्थ्य के लिए भी अच्छी मानी जाएगी। तो हम उस उत्पाद में गुणवत्ता बढ़ाने के लिए भी पादप प्रजनन करते हैं। तीसरी बात करूं मैं आपको इसके लिए कि भाई तीसरा उद्देश्य और क्या हो सकता है हमारा, तो इसमें कीट व रोगों के प्रति प्रतिरोधकता उत्पन्न करना। आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास अच्छी किस्म भी हो, अच्छी उर्वरक मृदा भी हो, और अन्य प्रबंध भी सुचारू रूप से हमारे पास हो,
तब भी यदि हमारे पास में इन कीट और रोगों को रोकने के उपाय न हो तो हमारा बहुत बड़ा नुकसान होगा, फसल का उत्पादन में बहुत बड़ी क्षति होगी। अब इसके लिए लोग क्या करते हैं कि रसायनों का, कीटनाशकों का इनका छिड़काव करते हैं। अच्छा, वो स्वास्थ्य पर बैड इफेक्ट भी डालते हैं, मृदा को भी खराब करते हैं, प्रदूषण भी करते हैं। तो क्यों नहीं हम ऐसी किस्में बना लें जिन किस्म के अंदर जिस पादप में ही क्या हो, उस कीट या उस रोग के प्रति क्या हो, प्रतिरोधकता हो। जैसे बीटी पादप, बीटी कपास में बीटी जिनको डाल करके इन लोगों ने क्या करा, उसको इल्लियों के प्रति प्रतिरोधी बना दिया। तो मैं कहूंगा कीट और रोगों के प्रति प्रतिरोधकता उत्पन्न करना भी हमारा पादप प्रजनन का एक उद्देश्य है। इसके बाद होता है प्रसूति काल को बढ़ाना। ये भी आजकल बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। प्रसूति काल, बच्चों इसको बोलते हैं डोरमेंसी पीरियड, प्रसूति काल को बढ़ाना। तो आप सबसे पहले तो समझो प्रसूति काल होता क्या है। देखो, प्रसूति काल का मतलब डोरमेंसी क्या होता है कि कोई भी फसल जब हम बोते हैं तो उसकी जो बालियां बनती है या उसमें जो दाने बनते हैं, वो दाने कुछ समय बाद उस फसल पर ही, उस पौधे पर ही अंकुरण कर सकते, उग जाते हैं। ज्वार में देखा आपने, सोयाबीन में देखा आपने, फसल परिपक्व हो गई है, उसका जो प्रसूति काल है वो कुछ भी नहीं है और वो उसकी उगने लग जाती है। प्रसूति काल कहते हैं कि अनुकूलतम स्थितियां मिलने के बाद भी यदि कोई बीज उग नहीं रहा है तो वह समय उस बीज के लिए प्रसूति काल कहलाएगा, यानी वो बीज डोरमेंसी पीरियड में है। तो इसका दो उपयोग है। कभी कभी हम क्या करते हैं कि ऐसे बीज जो प्रसूति काल में होते हैं उनको जल्दी उगाना होता है, उनकी प्रसूति को बंद कर देते हैं, डिगड़ करके, एसिड डाल करके, तापमान दे करके, जो भी कुछ करके, नमक के घोल में गिराकर हम उसकी प्रसूति को क्या करते हैं, बंद कर देते हैं, जिससे वो जल्दी उग जाती है। लेकिन यहां पर हम इसका यूज कहां कर रहे हैं, पादप प्रजनन के उद्देश्य में ऐसी किस्म बनाना चाह रहे हैं जो वो फसल जब खेत में है और अगर उसको अनुकूलतम स्थितियां मिल भी गई बीजों को, किसमें, उसके फलों पर, उसकी फलियों में, तो वो वहां उगे नहीं। ज्वार में है, बाजरे में है, सोयाबीन में, फलियों में बीज उग जाते हैं, जिससे बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ जाता है। तो इसलिए हम प्रसूति काल बढ़ाने के लिए भी इसका उपयोग कर सकते हैं। पर्यावरण के प्रति अधिक अनुकूलतम बनाने के लिए पांचवी बात हो जाएगी अपनी, पर्यावरण के प्रति अधिक अनुकूलित। देखो, हम जो किस्म बनाना चाह रहे हैं वो कैसे हो, पर्यावरण के प्रति अधिकतम अनुकूलित हो, हर प्रकार के पर्यावरण में वो समायोजित कर ले, वो नष्ट ना हो। जैसे पाला पड़ रहा है तो पाले के प्रति भी वो अनुकूलित हो जाए, उसके ऊपर उसका असर ना हो, है ना, सूखे का प्रति असर ना हो। इसके बाद बात करें अपन अगले बात, समकाल परिपक्वता। हम बात कर रहे हैं पादप प्रजनन के उद्देश्य क्या हमारे, तो एक उद्देश्य हमारा होता है समकाल परिपक्वता। देखो, समकाल परिपक्वता से क्या मतलब है, कभी कभी क्या होता है कि हम एक से अधिक फसलों को बो देते हैं। अब एक फसल तो परिपक्व हो गई और दूसरी फसल परिपक्व नहीं हुई, तो उनको काटने, पीटने, कड़ाई मड़ाई, थ्रेसिंग आदि चीजों में बहुत परेशानी अपन को उत्पन्न होती है। तो हम ऐसी किस्म बनाए जो दोनों फसलों का जो टाइम है परिपक्वन का वो एक जैसा रहे, इसको बोलेंगे हम समकाल परिपक्वता लाना। इसकी बात करेंगे शीघ्र परिपक्वन, शीघ्र परिपक्वन लाने के लिए, शीघ्र परिपक्व लाने के लिए भी हम पादप प्रजनन करते हैं। देखो क्या होता है, कितनी बार किसान के पास सिंचाई के साधन इतने सीमित होते हैं कि वो लंबी अवधि की फसलों को पैदा नहीं कर पाता है, लास्ट में वो उसको सिंचाई नहीं दे पाता है। और दूसरी चीज, अगर फसल का जो समय अवधि है परिपक्वन की वो लंबी होगी तो हम निश्चित समय में कम फसलें कर पाएंगे, और यूं हम एक से अधिक फसलें, दो से अधिक फसलें कर सकते हैं उसी टाइम में। तो हम शीघ्र परिपक्वन लाने के लिए भी करते हैं। जैसे साठी मक्का, जीरा मिर्च 60 दिन में आ जाती है, कम समय में आ गई, तो उसके लिए भी हम शीघ्र परिपक्वन भी लाने के लिए इसका काम करते हैं। इसके बाद में सूखा व लवण रोधिता। क्या होता है, सूखा व लवण रोधिता। क्या कह रहा हूं मैं, सूखा व लवण रोधिता। बच्चों क्या होता है कि बहुत सी बार सूखा पड़ जाता है, लंबे समय तक बारिश नहीं होती है, या हमारी जो जमीन है उसमें
लवणीय सिंचाई करने के कारण या किसी अन्य कारण से लवण की मात्रा बढ़ जाती है, तो ऐसे में फसल का उत्पादन गिर जाता है, पौधा पूर्ण विकास नहीं कर पाता है। तो हम ऐसी किस्म बना लें जिसके अंदर सूखे को सहन करने की और लवण के प्रति रोधिता हो, इसको वह सहन कर ले और उसके उत्पादन को प्रभाव न पड़े। इसके अलावा हम बात करें पर प्रकाश के प्रति संवेदनशीलता, प्रकाश के प्रति संवेदनशीलता। देखो बच्चों, क्या होता है कि हर फसल के लिए एक निश्चित समय अवधि के प्रकाश की आवश्यकता होती है जिसमें कि वो वृद्धि करती है, पुष्पन करती है और फलन करती है, अलग अलग अवधि। इसके आधार पर आपको पता हो तो अपन जो है हो सकता है 11th में पढ़ाओ लॉन्ग डे प्लांट, शॉर्ट डे प्लांट और डे न्यूट्रल प्लांट, यानी कि दिवस उदासीन पादप, दीर्घ दिवस पादप और लघु दिवस पादप, यानी अलग अलग दिवस, अलग अलग सनलाइट की उनको आवश्यकता पड़ती है। तो हम ऐसी किस्म प्राप्त करें पादप प्रजनन के द्वारा जिसके ऊपर प्रकाश के प्रति संवेदनशीलता क्या हो, न हो, यानी वो हर प्रकार के प्रकाश में उत्पादन दे सके, इस प्रकार की। और इसके बाद अपन बात करें, देखो बहुत सारे हैं उद्देश्य तो हमारे। एक उद्देश्य ये भी हो सकता है अविषालुता, अविषालुता को दूर करने में, अविषालुता को दूर करने में, अविषालुता को दूर करने में भी काम होता है। अब आपको बताऊं मैं अविषालुता कैसे, कि बहुत सारी फसलें ऐसी होती है जिनके बीजों में जैसे उनसे तेल बनाया गया, जैसे उनको सीधा खाया गया, तो उनमें कुछ इस प्रकार के रसायन होते हैं, इस प्रकार के एसिड्स होते हैं जो स्वास्थ्य पर बैड इफेक्ट डालते हैं, बुरा प्रभाव डालते हैं। अब जो स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालेंगे तो फसल में तो है, हम उनको कैसे इंजेक्ट करें, फसल तो वो नहीं पड़ेगी। अच्छा, उससे निकले प्रोडक्ट को अपन यूज कर रहे हैं तो हमारे स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। तो क्या करते हैं, हम ऐसी किस्म क्यों नहीं बना लें, उनके जीनों में इस प्रकार से परिवर्तन क्यों नहीं कर दें कि उसके अंदर वो हानिकारक रसायन बने ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल बात करूं मैं इसके लिए, अविषालुता के लिए, तो सरसों को सब जानते हैं आप, क्रूसीफेरी कुल का है। तो इस सरसों का जो तेल होता है उस तेल में इरूसिक अम्ल पाया जाता है, इरूसिक अम्ल होता है, और ये इरूसिक अम्ल जो होता है स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालता है। तो हमने क्या किया कि अविषालुता को दूर करने के लिए इस सरसों के पौधे के जीन प्रारूप में, उसके जीनोटाइप में परिवर्तन कर दिया। अब उसके अंदर क्या नहीं बनता, इरूसिक अम्ल नहीं बनता। तो इससे क्या फायदा हुआ कि हमारे स्वास्थ्य पर बेड इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये सारे जो हमारे उद्देश्य रहे हैं जिसके कारण हम जो है पादप प्रजनन करते हैं। वापस अपन रिप्ले कर लेते हैं एक बार कि पहला पार्ट पादप प्रजनन था। पादप प्रजनन सबसे पहले अपने परिभाषा को मेंटेन किया। परिभाषा में कहा पादप प्रजनन एक कला और विज्ञान है जिसमें फसली पादपों के जीन प्रारूप में यानी जीनोटाइप में वांछित परिवर्तन करके अधिक उत्पादक व मानव उपयोगी बनाया जाता है, और इसी को हम पादप प्रजनन कहते हैं। अगर मैं पादप प्रजनन की हिस्ट्री के बारे में बात करूं, थ्योरी की बात करूं, तो आज से नहीं, पुरातन काल से ही अधिकतम उत्पादन प्राप्त करने की कोशिश की जा रही थी। अब उसके अंदर जो पहला था नीलसन ने 1900 के अंदर एकल पादप वर्ण का सिद्धांत प्रस्तुत किया था, विधि दी थी। नेक्स्ट उसके बाद था जॉनसन जिसने 1903 में शुद्ध वंशक्रम का सिद्धांत प्रस्तुत किया, और फिर मेंडल ने 1856 में वंशागति का सिद्धांत दिया। ये इसकी कुछ हिस्ट्री थी। उसके बाद हमने कहा कि भाई पादप प्रजनन के उद्देश्य क्या हो। सबसे मेन बात है उद्देश्य, बिना उद्देश्य के हम कोई भी काम नहीं करेंगे। तो हमारा पादप प्रजनन का उद्देश्य क्या है, हम पौधों के जीनों को क्यों बदल रहे हैं, इसलिए बदल रहे हैं कि हमें ये उद्देश्य प्राप्त हो जाए। पहला उद्देश्य हमने कहा कि अधिक उपज प्राप्त करने के लिए 25 से 30-35% तक आप जो उपज बढ़ा सकते हो, उत्पादकता में गुणवत्ता ला सकते हो। आप छोटे फले बड़े हो जाएंगे, कम मीठे अधिक मीठे हो जाएंगे, रूप रंग आकार में सुधार हो जाएगा। तो इस प्रकार से उत्पादक में गुणवत्ता जब बढ़ जाएगी तो उसका व्यवसाय स्तर भी बढ़ेगा, उसकी पसंद भी बढ़ेगी, लोगों को उसका उपयोग, उसके प्रति उपयोग करने का नजरिया भी बदलेगा। तो तीसरी बात आती है कीट और रोगों के प्रति प्रतिरोधकता। बहुत बड़ी समस्या वर्तमान में, बिना पेस्टिसाइड के, बिना कीटनाशकों के, बिना रसायन छिड़के तो कोई फसल पैदा ही नहीं की जा पा रही है। तो हम क्यों नहीं उनके जीनों को ही बदल दें कि वो फसल खुद अपने सुरक्षा करे, खुद ऐसी चीजें अपने अंदर बनाने लगे, ऐसा रसायन बनाने लगे जिससे कि वो कीट उस पर आकर्षित नहीं और हो तो उसको खाने के बाद मर जाए, दूर रहे उससे। जैसे मैंने आपको बीटी कपास का बताया, सोयाबीन में डाल दिया, कपास में डाल दिया बीटी जीन को, बैसिलस thuringiensis, जो इल्ली के प्रति प्रतिरोधक है, खाते ही मर जाती है इल्लियां। कितनी अच्छी बात थी। नेक्स्ट, प्रसूति काल को बढ़ाना।
ये बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। वर्तमान में क्या होता है कि जैसे भी सोयाबीन बो रखी है, सोयाबीन परिपक्व काल पे कटने वाली है, परिपक्व खेत में काटेंगे 2, 4, 6, 8 दिन में, लेकिन बारिश हो जाती है, अनुकूलतम स्थितियां मिली और वो बीज उग निकला किनमें, फलियों में। अब आपको तो बड़ी प्रॉब्लम हो गई, सारी फसल खराब हो गई हमारी। तो क्यों नहीं हम क्या करें, प्रसूति काल बढ़ा दें, ऐसी किस्म को बोएं जिसकी डोरमेंसी पीरियड ज्यादा हो, यानी वो अनुकूलतम स्थितियां मिलने के बाद भी उगे ही नहीं, तो उससे भी हमें बेनिफिट्स रहेगा। उसके बाद पर्यावरण के प्रति अधिक अनुकूलित हो, उसके बाद समकाल परिपक्वता हो, शीघ्र परिपक्व लाने के लिए भी हम ऐसा कर सकते हैं। सूखा और लवण के प्रति भी वो किस्म प्रतिरोधी हो, प्रकाश के प्रति संवेदनशीलता का गुण भी उसके अंदर लाया जाए और आविषालता को दूर करने के लिए भी अपन उसका उपयोग करें। तो ये थी बात, हमारा जो पाठ पढ़ा था पादप प्रजनन, उसकी परिभाषा हो गई और उसके उद्देश्य हो गए। अब हम बात करें कि पादप प्रजनन की विधियां कैसे हो। ये तो अपन ने सीख लिया, लेकिन पादप प्रजनन कैसे करें, तो मैं इसके बारे में बात करता हूं कि पादप जनन की क्रियाएं या विधियां क्या हो। पादप जनन की क्रियाएं और विधियों को अपन सोल्व करते हैं कि किस प्रकार से पादप जनन किया जाएगा, उसकी विधियां देखें और आगे बढ़ते हैं अपन। पादप जनन की प्रक्रियाएं या विधियां, पादप जनन की क्रियाएं भी कह सकते हो आप, विधियां भी कह सकते हो आप, ठीक है। कैसे करें, क्या करना है, हमें जीनों को बदलना है, जीनों को चेंज करना है, अच्छे वाले जीन उसमें प्रविष्ट कराने। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा अपन को, उस पौधे में जिससे हम जीन ले रहे हैं उसमें क्या करनी पड़ेगी, विविधता उत्पन्न करनी पड़ेगी, विविधता उत्पन्न करना, ये हमारी पहली बात रहेगी। अब विविधता उत्पन्न कर देंगे अपन उसके बाद जो विविधता उत्पन्न करने के बाद जो पौधे हमें मिले, उन पौधों में से हम ऐसे पौधों का चयन करेंगे जिनमें विविधता उत्पन्न हो गई, जो सा हम चाहते थे वैसी विविधता उत्पन्न हो गई, ऐसे पौधों का हम क्या करेंगे, चयन करेंगे। तो दूसरी स्टेप में हमारा चयन हो जाएगा। सबसे पहले विविधता उत्पन्न करेंगे पौधे में, और जिन पौधों में विविधता उत्पन्न हो गई है, वांछित विविधता जिनमें उत्पन्न हो गई है, उनका हम चयन कर लेंगे और चयन करके और फिर इनको वापस फिर बोएंगे। उसके बाद फिर जब चयन हो गया तो बो के देखेंगे कि वास्तव में हमने सही चयन किया, 10 पौधों की विविधता उत्पन्न हुई, हमने 10 को सेलेक्ट कर लिया और 10 को फिर बो के देखा, फिर उसमें से चयन किया, और चयन करने के बाद जो खरे उतरे तो उनका क्या करेंगे, अपन मूल्यांकन करेंगे कि जिस चीज के लिए हमने उनके अंदर विविधता उत्पन्न की थी, क्या उस गुण में वो पारंगत है, वो गुण उनमें आ चुका है। मूल्यांकन करने के बाद हम उसका करेंगे गुणन, मल्टीप्लिकेशन। गुणन से मतलब हुआ कि जो बीज हमने प्राप्त किए मूल्यांकन, उनकी संख्या तो कम है, अब हमें तो अधिक बीजों की आवश्यकता है, क्योंकि हमें ये बीज किसानों को वितरित करने हैं जहां पर इनको बोया जाएगा, तो उसका गुणन करेंगे। अब गुणन के बाद में लास्ट स्टेप होती है हमारी वितरण, इनका फिर वितरण कर दिया जाएगा, इनको किसान लोगों को बांट दिया जाएगा, वो खेत में बोएंगे। तो ये 5 स्टेप्स है हमारे पास कि इस प्रक्रिया के दौरान हम पादप जनन की क्रियाओं या विधियों में पढ़ते हैं। ये 5 काम हमें करने पड़ेंगे, विविधता लानी पड़ेगी, चयन करना पड़ेगा, मूल्यांकन करना पड़ेगा, गुणन और फिर वितरण करना पड़ेगा। अब बात करता हूं मैं इस विविधता की, इस अकेली विविधता की बात करें अपन कि विविधता कैसे लाई जाए, पादप में विविधता कैसे उत्पन्न करें। तो पादप में विविधता उत्पन्न करने के बहुत सारे तरीके हैं। एक तरीका मैं आपको बता सकता हूं, इसके अंदर तरीके बहुत सारे इसके, पर जैसे अपन बात करें कि विविधता उत्पन्न करें, सबसे पहले होता है ग्राम्यम। ग्राम्यम बच्चों ये शब्द बड़ा इंपॉर्टेंट है, डोमेस्टिकेशन बोलते हैं इसको। इसमें क्या होता है कि जो जंगली प्रजातियां हैं, उन जंगली प्रजातियों को पसली क्षेत्र में लाया जाता है, यानी उनको पालतू बना करके डोमेस्टिकेशन कर देते हैं, उनका जंगली जातियों को हमारी जातियों के साथ मिक्स कर देते हैं, तो विविधता उत्पन्न हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। एक तो हमारे क्षेत्र विशेष में बोई जाने वाली फसल है, और जो दूसरी फसल है वो फसल नहीं, जंगली जाति का कोई पौधा है, उसके जीनों को हमने हमारी फसले पौधों के जीनों में मिक्स कर दिया, तो निश्चित रूप से विविधता उत्पन्न हो जाएगी। तो ग्रामीण डोमेस्टिकेशन किसे कहेंगे कि जंगली जातियों के जीनों को हमारी स्थानीय फसल के जीनों के साथ में या स्थानीय फसल में
समाविष्ट करना, जिससे कि विविधता उत्पन्न हो सके। एक तरीका तो ये है इसका। इसके अलावा अगर ऐसा नहीं कर सकते हैं अपन, तो इसमें और भी काम है अपने पास कि हम क्या कर सकते हैं, जनन द्रव्य का संग्रहण कर सकते हैं। जनन द्रव्य संग्रहण दूसरी विधि है हम, यानी कि उनके जीन प्ररूप को, उनके जीनों को हम क्या कर सकते हैं, ला सकते हैं और उन जीनों को भी अपन इसमें डाल सकते हैं। अगर ऐसा भी नहीं कर सकते हैं, सारा काम विविधता के लिए, तो हम कर सकते हैं पादप पूर्व स्थापन। पादप पूर्व स्थापन द्वारा भी हम जो है क्या ला सकते हैं, इसके अंदर विविधता ला सकते हैं। अब पादप पूर्व स्थापन क्या होता है, तुम सोच रहे होंगे भाई पादप पूर्व स्थापन क्या होता है कि किसी क्षेत्र में या स्थान पर कोई जाति या कोई फसल नहीं उगती है, पैदावार नहीं होती है उसकी, वो वहां उगती ही नहीं है ही नहीं उस क्षेत्र में, तो हमने क्या करा कि उस क्षेत्र में किसी दूसरे स्थान के पौधे को ला करके स्थापित कर दिया। अब वो पौधा जब यहाँ आया, नया हुआ यहाँ के लिए, तो यहाँ के जो अन्य पौधे हैं उनके साथ में उसका परागण हुआ, उसके जीनों का ट्रांसमिट कर देंगे, तो उससे भी विविधता उत्पन्न हो जाएगी। इसके बाद बात करूं मैं आपको, तो उत्परिवर्तन है, संकरण है ना, ये तो बहुत जनरल विधियां हैं। संकरण करवा करके भी, उत्परिवर्तन करके भी हम विविधता ला सकते हैं। अब उत्परिवर्तन करके ला सकते हैं, बहुगुणिता करके ला सकते हैं, बहुगुणिता। बहुगुणिता के द्वारा भी हम जो है क्या ला सकते हैं, विविधता उत्पन्न कर सकते हैं पौधे के अंदर। इसके अलावा आनुवांशिक अभियांत्रिकी द्वारा कर सकते हो आप, आनुवांशिक अभियांत्रिकी, अभियांत्रिकी के द्वारा भी जो है हम गुणवत्ता ला सकते हैं। तो ये कुछ बात हुई हमारी कि पादप जनन की क्रियाएं यानी विधियां कैसी रहेगी। ये 5 अपने चरण हैं, विविधता उत्पन्न करना, चयन करना, मूल्यांकन करना, गुणन करना, वितरण करना। विविधता में इतने सारे टॉपिक्स हैं, प्रत्येक की डेफिनेशंस होती है। ग्राम्यम क्या होता है, जनन संग्रह क्या होता है, किसी पादप के संपूर्ण आनुवांशिक पदार्थ को का जनन द्रव्य कहते हैं, तो उस जनन द्रव्य का संग्रहण किया जाता है। पादप पूर्व स्थापन बताया, संकरण बता दिया, जो अलग अलग किस्म के पौधों के बीच में क्रॉस कराया, वो क्या होता है, परागण वाली बात होती है। तो उसको अलग अलग किस्में, तो अगर अलग अलग पौधे हैं, अलग अलग किस्में, उनमें अगर क्रॉस कराते हैं तो वो संकरण हो गया। उत्परिवर्तन, बहुत सारे ऐसे रसायन होते हैं, बहुत सारे ऐसे रेडिएशंस होती है, जिनको डाल करके हम उस पौधे में उत्परिवर्तन कर देते हैं, अचानक परिवर्तन कर देते हैं, उससे भी विविधता है। बहुगुणिता, जैसे आप गेहूं की बात करें, गेहूं में कितने गुणसूत्र होते हैं, 42। षटगुणित 7n बराबर 6, षटगुणित कहते हैं इसको, 7n, 2n, 3n, 4n, इस प्रकार से गुणसूत्र होते हैं। तो अपन अधिक गुणसूत्र बढ़ा देते हैं, उनके बहुगुणिता कर देते हैं। तो ये कुछ विधियां थी जिसके बारे में आज अपन ने चर्चा की। अब जो है नेक्स्ट जो है अपन अलग विधि में करने की कोशिश करेंगे, पर उसको करने से पहले मैं थोड़ा सा और आपको बात करूंगा कि जो ग्राम्यम है, जो कि विविधता उत्पन्न करने के लिए काम में ले जाता है ना, ये 2 तरह से ला सकते हैं, एक तो प्राकृतिक वर्ण द्वारा और एक कृत्रिम वर्ण द्वारा। प्राकृतिक वर्ण में क्या होता है, जलवायु है, मृदा है, इसके अलावा जैविक कारक हैं, हाँ, ये क्या करते हैं, इसको प्राकृतिक यानी विविधता उत्पन्न कर देते हैं। कृत्रिम में क्या होता है, कृत्रिम में हम जो है अपनी टेक्निक यानी कि मानव द्वारा किया जाता है कृत्रिम। ग्राम्यम के अंतर्गत यानी विविधता उत्पन्न करते हैं, तो उसके 2 प्रकार हैं हमारे पास, एक तो प्राकृतिक, एक कृत्रिम है। बच्चों आज के लिए इतना काफी है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा, इन विधियों को हम डिटेल्स में देखेंगे, इन 5 विधियों का अपन डिटेल्स करेंगे और एक नई किस्म का तैयार कैसे करते हैं उसके बारे में डिटेल्स करेंगे नेक्स्ट की वीडियो में। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।